नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि आप पिछले 2 दिनों से समाचार पत्र, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि देश में एक अलग प्रकार की बहस छिड़ी हुई है। तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद बनाया जाता है और उसमें जो घी का प्रयोग किया जाता है, उस घी में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की बात सामने आई है। 2-3 जांच रिपोर्टों में पाया गया है कि जो घी तिरुपति मंदिर में सप्लाई की जाती थी, उस घी के अंदर मिलावट है और खास करके मिलावट इस कदर है कि उसमें एनिमल फैट की बात आई है। इस घटना के पीछे 3 प्रकार के दृष्टिकोण हमारे सामने हैं, 3 प्रकार के मुद्दे हैं जो आज चर्चा किए जाने चाहिए। पहला विषय यह है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किस हद तक किया जा सकता है। तिरुपति मंदिर आस्था का एक केंद्र है और आस्था के साथ गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। अगर उसके प्रसाद में इस प्रकार की मिलावट की जाती है तो यह आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी भी व्यवसायिक हित को आस्था के साथ खिलवाड़ की छूट नहीं दी जानी चाहिए। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय यह आता है कि खाद्य पदार्थों में अडल्ट्रेशन यानी मिलावट का मुद्दा। हम ये जानते हैं और मनुष्य जितने भी इस धरती पे जितने भी कर्म करता है, उन सारे कार्यों के पीछे उसकी क्षुधा की तृप्ति यानी कि अपने भूख मिटाने की प्रेरणा होती है। अगर आप भूख मिटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं तो आप उसकी शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक बड़ा विषय है। आए दिन आप जानते होंगे कि आज मसालों में मिलावट की घटना सामने आती है, कई बार शहद में मिलावट की घटना आती है, कई बार मिठाइयों में मिलावट आती है और जो तीसरा हमारे सामने बड़ा मुद्दा है वो है दूध उत्पादों में मिलावट की बात। दूध उत्पादों जैसे कि घी, खोया, पनीर, छाछ, दही, लस्सी इत्यादि में आप आए दिन सुनते होंगे कि कहीं दूध में यूरिया मिला दिया गया है, कहीं दूध में पानी मिला दिया गया है। अलग अलग प्रकार के न्यूज आप पढ़ते होंगे और हमारे सामने आज विषय तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, दूध में मिलावट के संदर्भ में। पहली बात हम ये समझते हैं कि दूध में मिलावट यानी एडल्ट्रेशन की बात क्या होती है। दरअसल जो तिरुपति मंदिर के साथ विवाद जुड़ा है वो विवाद यह है कि वहां घी में एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट हुई है। घी में मिलावट का अर्थ क्या है? एडल्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि घी बनाने की प्रक्रिया में आप घी में मिल्क फैट की जगह फॉरेन फैट मिला देते हैं। फॉरेन फैट से क्या मतलब है? फॉरेन फैट का मतलब यह है कि आप मिल्क फैट की जगह पे अन्य प्रकार के फैट का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रकार के फैट के सोर्स क्या है? जैसे कि पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल या अन्य प्रकार के एनिमल फैट हैं जैसे कि बीफ, पोर्क या फिश से प्राप्त होने वाले फैट। अगर आप एडल्ट्रेशन करते हैं तो मिल्क की फैट की जगह पे आप इन सोर्सों के फैट को मिला देते हैं। अब हम ये विस्तार में समझे कि इन फैटों को मिलाने से इकोनॉमिकली कैसे एक वायबल ऑप्शन बन जाता है। एआर डेयरी जो कि एक तमिलनाडु की डेयरी है, वह तिरुपति मंदिर में 320 रुपए प्रति केजी के हिसाब से घी की सप्लाई करते हैं। आप ध्यान दीजिए, 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी की सप्लाई एआर डेयरी करती है। तो तार्किक रूप से देखें तो यह एक अतार्किक बात लगेगी। कैसे? हम इसको बिंदुवार समझते हैं। घी बनाने की प्रक्रिया क्या है? आप दूध को जमा करते हैं और उस दूध को प्रोसेस करके उससे घी निकालते हैं। 1 केजी दूध में 5% फैट कंटेंट एवरेज होता है। कहीं 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। औसतन अगर 5% हम ये लेकर चले, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उसने ये बताया कि 5% जो फैट है वो औसतन मिल्क में पाया जाता है। 5% फैट कंटेंट का मतलब क्या है कि आपको 1 लीटर 1 केजी घी बनाने के लिए लगभग 20 केजी दूध की जरूरत पड़ेगी। और 20 केजी दूध का अर्थ क्या है? अगर हम ये रखें कि 50 रुपए औसतन भारत में दूध की कीमत है तो लगभग 1000 रुपए की लागत आएगी 1 किलो घी बनाने के लिए दूध खरीदने में। अब उसके अलावा उसका प्रोसेसिंग का चार्ज, उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उसके स्टोरेज का चार्ज और लेबर कॉस्ट, अगर इन सबको 200 रुपए हम प्रति केजी रखते हैं तो 1 केजी घी उत्पादन की लागत आती है 1200 रुपए। 1200 रुपए घी की उत्पादन की लागत। अगर हम उसमें यह रखते हैं कि घी उत्पादन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बच गए जैसे कि छाछ, जैसे कि बटर मिल्क, उसकी भी कीमत 500 से 600 रुपए प्रति केजी है, तो भी घी की कीमत मिनिमम 600 से 700 रुपए प्रति लीटर या केजी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर 320 रुपए के हिसाब से एआर डेयरी ने तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई किया है तो यह प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और सवाल यह है कि कोई कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेगी? उसके बीच में उसे कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और वही जो बीच का रास्ता है वो जांच के रिपोर्टों में पाया गया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने आज रिपोर्ट किया है कि एआर डेयरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और उसने कहा है कि उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसने तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई की। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि भारत में दूध का बाजार किस प्रकार का है। जब हम भारत में दूध के बाजार को समझते हैं
तो हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का बाजार और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बाजार। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी दो प्रकार के बाजार हैं, एक जो सहकारी डेयरियां हैं और एक जो निजी डेयरियां हैं। सहकारी डेयरियों का अर्थ क्या है? कोऑपरेटिव डेयरी, वो डेयरी जहां पे किसान अपने रिसोर्सेस को पुल करके स्वयं से चलाते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, जैसे कि अमूल, जैसे कि नंदनी, इस प्रकार की डेयरी है। अब ये जो सहकारी डेयरी है, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड तंत्र होता है, ये बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं, और जब ये बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं तो इन पर रेगुलेटरी चेक और ट्रांसपेरेंसी दोनों को लेकर जो गुंजाइश है वो ज्यादा हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जैसे कि अमूल हो, मदर डेयरी हो, नंदनी हो, इस प्रकार के प्रोडक्ट में अगर कोई मिलावट की संभावना की बात होती है तो इन कंपनियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके हर स्टेप पे रेगुलेटरी चेक होते हैं, हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल होता है और हर स्टेप पे पारदर्शिता की संभावना होती है। तो भारत में सहकारी कंपनियों का जो मार्केट है वो लगभग प्रतिदिन 6 लाख लीटर या केजी प्रतिदिन सहकारी कंपनियां भारत में दूध खरीदती हैं। तो 600 लाख केजी प्रतिदिन अगर ये दूध खरीदती हैं तो इसमें से लगभग 450 लाख केजी दूध ये लिक्विड रूप में घरों में बेच देती है, यानी डोमेस्टिक डिमांड की पूर्ति के लिए 450 केजी दूध को दूध के रूप में ही बेच दिया जाता है। इसके बाद 50 लाख केजी दूध जो है वो दही और लस्सी के फॉर्मेट में, छाछ के फॉर्मेट में बेच दिया जाता है। तो कुल बच गए इनके पास 100 लाख केजी दूध, और यही 100 लाख केजी हमारे देश में निजी डेयरियां जो सहकारी डेयरियों से अलग है वो भी खरीदती है। तो कुल फैट के लिए जो उपलब्ध दूध मार्केट में डेयरी के माध्यम से बचता है वो बचता है 200 लाख केजी, और 200 लाख केजी का 5%, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 1 केजी में 5% फैट कंटेंट होता है, तो 2 लाख केजी का 5% बनता है 10 लाख केजी प्रतिदिन। तो भारत में 10 लाख केजी प्रतिदिन घी का उत्पादन होता है। 200 लाख केजी दूध से का 5% यानी कि 10 लाख केजी प्रतिदिन घी का उत्पादन होता है। 365 दिन साल में होते हैं और 10 लाख केजी प्रतिदिन के हिसाब से यह आंकड़ा बढ़ता है 3650 लाख प्रति साल, जिसका अर्थ होता है 3.65 लाख टन सालाना भारत में घी का उत्पादन होता है। भारत सालाना डेयरियों के माध्यम से 3.65 लाख टन घी का उत्पादन करता है। अब इसकी तुलना हम अगर वेजिटेबल ऑयल से करें, अगर इसकी तुलना हम तेल से करें, जैसे सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, पाम ऑयल, इससे तुलना करें तो भारत में जो वेजिटेबल ऑयल का डिमांड है वो है लगभग 260 लाख टन। 260 लाख टन भारत में तेल, और इसकी तुलना में 3.65 लाख टन घी। देखिए दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। तेल 260 लाख टन की डिमांड और घी की जो आपूर्ति है वो है 3.65 लाख टन। दूसरी चीज, भारत में जो तेल है उसका लगभग 150 लाख टन आयात से पूर्ति होता है और बाकी का 100 लाख टन घरेलू उत्पादन होता है। अब तेल और घी के दामों का अंतर देखिए। तेल और घी में जहां घी 500 से लेकर 700 रुपए तक डेयरी कंपनियां बेच रही हैं, वहीं पर तेल 100 से लेकर 150, मैक्सिमम 200 रुपए तक का, तो लगभग 4 गुने दामों में अंतर है। तो अगर मार्जिन के हिसाब से देखें, कैपिटलिस्ट कल्चर के हिसाब से देखें, तो तेल को घी में मिलाने से मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जो लाभांश है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि तेल 150 रुपए उपलब्ध है और घी 600-700 रुपए पे है। तो यहां पे एक बड़ी गुंजाइश बनती है तेल का घी में मिक्स कर दिया जाना। इसकी बात अगर हम करें, प्रमुख डेयरियों की बात करें, तो भारत में एक बहुत बड़ी जो कोऑपरेटिव डेयरी है अमूल, जो लगभग 1,20,000 टन घी का सालाना उत्पादन करती है। उसी प्रकार से नंदनी 36,000 टन घी का उत्पादन करती है। भारत के टॉप 5 पतंजलि, नंदनी, आर्यन डेयरियों के उत्पादन को जोड़ दें तो ये लगभग 1,80,000 टन घी का उत्पादन होता है, जबकि भारत में कुल घी का उत्पादन 3.65 लाख टन का है। 1,80,000 संगठित क्षेत्र से उत्पादन हो रहा है और 3.65 लाख कुल घी का उत्पादन है। इसका मतलब है कि 50% जो उत्पादन है वो असंगठित क्षेत्र से आता है, और असंगठित क्षेत्र से उत्पादन आने का मतलब क्या है? यह असंगठित क्षेत्र में रेगुलेटरी चेक की संभावना बिल्कुल कम है, असंगठित क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी की संभावना बिल्कुल कम है, और यहीं से उत्पादन में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा रक्षाबंधन, दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, और दिवाली और रक्षाबंधन के त्योहार के 2 दिन पहले से लेकर मिठाइयों की दुकानें दूध के उत्पाद और दूध की मिठाइयों से भर जाती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि क्या किसानों की गायों ने, किसानों की भैंसों ने पर्व त्योहार से 1-2 दिन पहले क्या आपने दूध के उत्पादन में इतनी गुना बढ़ोतरी कर ली? आखिर ये कैसे हुआ कि दुकानों पे जो मिठाइयों की दुकानें हैं वो मिठाइयों से सज जाती है, पट जाती है?
ये मिलावट का पूरा जो सिस्टम है, जिसके ऊपर भारत में बहुत कुछ रेगुलेटरी चेक नहीं हो पाने के कारण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आप देखते होंगे कि भारत में कैंसर जैसी बीमारी कितनी नॉर्मल होती जा रही है। कैंसर धीरे धीरे एक साइलेंट एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है, और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें मिलावट का एक बड़ा योगदान है। हमारे फूड प्रोडक्ट्स, हमारी एग्रीकल्चर, हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इन सब में मिलावट की बहुत संभावनाएं हैं। जब जो हम उसको चारा खिलाते हैं, जो उसके हम प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, तो एक मिलावट का बहुत बड़ा स्कोप बनकर तैयार हो जाता है। एक बड़ी समस्या और है जो भारत में ऑक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। भारत में जो ऑक्शन होते हैं वो रिवर्स ऑक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस में जो लोएस्ट बिडर होता है, यानी कि जिसने सबसे कम बोली लगाई है, जैसे कि अगर तिरुपति मंदिर में 10 कंपनियों ने बोली लगाई होगी कि हम यहाँ पे घी का सप्लाई करना चाहते हैं, तो जो टीडीडी, जो कि वहां के तिरुपति के जो मंदिर के ट्रस्ट है, उसने उसको ठेका दिया होगा जिसने बोली सबसे कम लगाई होगी। भारत में अमूमन रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी ने सबसे कम दाम पे गुड्स और सर्विस देने का वादा किया है या देने के लिए टेंडर भरा है, तो हम उसको ऑक्शन दे देते हैं, उसको टेंडर दे देते हैं। तो अगर किसी कंपनी ने ये कहा है कि हम न्यूनतम मूल्य पे देंगे, जैसा कि एआर डेयरी ने तिरुपति के मंदिर में कहा कि हम 320 रुपए पे देंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कि 320 रुपए पे घी की उपलब्धता कैसे हो जाएगी। यानी कि एक समस्या हमारे ऑक्शन के प्रोसेस में भी है। और दूसरी बात यही है कि जब हम आस्था के विषय में ऑक्शन करते हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आस्था सर्वोपरि है, न कि दाम। और जब आस्था सर्वोपरि है, तो हमें वहां पे वैसी कंपनियों को ज्यादा अवसर देना चाहिए, ऐसी कंपनियों को वरीयता और तरजीह देनी चाहिए जिनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी, जिनके यहाँ रेगुलेटरी चेक की प्रॉपर व्यवस्था हो। तो अगर कोई भारत में कहीं पे भी, मुझे लगता है कि कोई 500-600 से कम का घी बेचता है, जैसा कि तिरुपति मंदिर के केस में हुआ है, तो उसमें एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की पूरी संभावना है। एक और सवाल है और एक और डायमेंशन है। अभी आपने देखा होगा 19 सितंबर 2024 को भारत में कोऑपरेटिव के जो मिनिस्टर था माननीय अमित शाह जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत की। हम जानते हैं कि 1970 में भारत में सफेद क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद था भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना, और इसने बहुत सफलता हासिल की। एक आंकड़ा मैं आपके सामने देता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल कोट किया है कि भारत में 1951 में 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन था, जो 2022-23 में बढ़कर 230 मिलियन टन हो गया, यानी कि लगभग 13.5 गुना दूध की वृद्धि हुई है। भारत की आबादी लगभग 3 से 4 गुना की वृद्धि की तरफ गई और दूध का उत्पादन लगभग 13.5 गुना की वृद्धि हुई। तो ऑपरेशन फ्लड एक बम्पर सक्सेसफुल इवेंट रहा। अब ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का 2.0 अमित शाह ने कल लॉन्च किया, और उस 2.0 का मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव डेयरी हैं, उनके कवरेज को बढ़ावा देना। अभी हमने ये बात की, जो सहकारी समितियां हैं उनका कवरेज कम होने के कारण असंगठित क्षेत्र के लिए मार्केट का दायरा बढ़ जाता है, और असंगठित क्षेत्र के अंदर ट्रांसपेरेंसी की संभावनाएं कम है। तो आप इन दोनों इवेंट को मिलाकर देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 और सहकारी समितियों के दायरे को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास। भारत में प्रति पशु जो उत्पादन है, जो कि देसी पशुएं हैं, उनका 3.5 केजी प्रति पशु है, और जो क्रॉसब्रीड प्रजातियां हैं जैसे कि जर्सी गाय वगैरह, उनका उत्पादन 8.5 केजी, यानी कि लगभग 3 गुना देसी पशुओं की तुलना में क्रॉसब्रीड पशुओं का उत्पादन है। तो अगर हम दूध की क्वालिटी की बात न करके दूध के रोग प्रतिरोधी क्षमता की बात करते हैं, तो ऐसे रिसर्च आते हैं कि देसी पशुओं के अंदर जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उनके दूध के अंदर ज्यादा होती है। लेकिन दूध की मात्रात्मक उपलब्धता की हम बात करते हैं तो हमें क्रॉसब्रीड पशुओं की तरफ जाना पड़ता है। यह जो पशुओं के दूध देने की क्षमता है, यह पंजाब से बंगाल आते आते इसमें भी अंतर आता है। पंजाब में एक पशु प्रतिदिन 13 से 14 केजी दूध देती है, जबकि वेस्ट बंगाल में आते आते यह आंकड़ा 6 केजी का हो जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वही पशु पंजाब में दूध ज्यादा और बंगाल में कम क्यों देता है। अगर हम पशुओं के रियरिंग यानी कि पशुओं का पालन हम ठीक से करते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा में होता है, तो हम भारत में दूध की उपलब्धता को बढ़ा सकेंगे, और जब दूध की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो मिलावट की संभावना को कम किया जा सकेगा। भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो 460 ग्राम है, जो कि वैश्विक स्तर 323 ग्राम से आगे है। यानी प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भारत में जो
डेयरी है उनकी उपलब्धता कम है। लगभग 30% गांव ही भारत के डेयरियों के दायरे में आते हैं। लगभग 6 लाख गांव में सिर्फ 2 लाख गांव डेयरियों के कवरेज में है, यानी कि सहकारी क्षेत्रों के कब्जे, सहकारी समितियों के दायरे के अंदर आते हैं। 67% गांव सहकारी समितियों के दायरे से बाहर है, जहां पे पारदर्शिता का पूरा अभाव है। इन डेयरियों का, इन कोऑपरेटिव समितियों का राज्यवार आंकड़ा भी अलग अलग है। गुजरात, केरल, सिक्किम, पांडिचेरी जैसे राज्यों में 70% गांव डेयरियों के दायरे में है, जबकि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में सिर्फ 10 से 20% गांव ही सहकारी डेयरियों के दायरे में है। और यह आंकड़ा वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के संदर्भ में तो 10 से भी कम आ जाता है, यानी कि इन राज्यों में 10% से भी कम गांव डेयरियों के दायरे में हैं, जबकि डेयरियां सीधे सीधे रोजगार से जुड़ी हुई है। कोऑपरेटिव डेयरियों ने महिला सशक्तिकरण में बहुत योगदान दिया है। तो जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि हम अपने गांव में, हम अपने देश के गांवों में कोऑपरेटिव डेयरियों का विस्तार करें। जब कोऑपरेटिव डेयरियों का विस्तार होगा तो कोऑपरेटिव डेयरियों के ट्रांसपेरेंसी मिलावट को कम करने में मदद करेगी। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 और तिरुपति मंदिर के अंदर आया ये विवाद, दोनों को जोड़कर देख के समझने की जरूरत है। दूध हमारे लिए एक इसेंशियल प्रोडक्ट है और आप जानते हैं कि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन से संबंधित सोर्स का एक सबसे बढ़िया और सबसे शानदार स्रोत है। तो अगर दूध में मिलावट होता है तो हमारी बॉडी के पूरे मैकेनिज्म पे असर पड़ता है, और मैंने आपको बताया कि कैंसर जैसी बीमारियां कैसे सरेआम आम होती जा रही है। तो इन सारी घटनाओं को जोड़कर हमें तिरुपति विवाद को देखने की जरूरत है। और ये एक बड़े स्तर पे खाद्य मिलावट की समस्या है, जो खाद्य मिलावट हमारे देश में कॉर्पोरेट कल्चर के कारण, पूंजीवाद के कारण, कम समय में अधिक मुनाफा कमा लेने की प्रवृत्ति के कारण खाद्य जैसी चीजों में मिलावट एक बहुत ही जघन्य अपराध है। जब यह अपराध आस्था के साथ जुड़ता है तो यह और भी खतरनाक हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।